हमारा बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 3 है। और अगर आप सीयूईटी पीजी जूलॉजी एस्पिरेंट हैं तो बिलीव मी ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करें 2025 की तो 2025 में 4 से 5 क्वेश्चन आपके बायोडाइवर्सिटी से आए थे। तो ऐसा नहीं है कोई यूनिट अगर छोटी है तो उसका वेटेज कम होता है, बायोडाइवर्सिटी से 4-5 क्वेश्चन आपके आए थे सीयूईटी पीजी 2025 जूलॉजी के पेपर में। तो यहां पर हम लेक्चर नंबर 3 थ्योरेटिकल लेवल पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपका एक डेडिकेटेडली 100 क्वेश्चंस का सेशन आएगा। वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लेना, आपके बायोडाइवर्सिटी को आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिट बहुत सॉलिड तैयार हो जाएगी। जस्ट ये 3 लेक्चर और मेरे 100 क्वेश्चन का जो लेक्चर आएगा उसको देख लेना, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा एनसीईआरटी का, आपको याद होगा अगर आपने कभी क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ी है, यहां से भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ये बताने के लिए कि कौन सा मेंबर ज्यादा मिलता है और कौन सा मेंबर कम मिलता है। तो अगर हम बात करें यहां पर इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स भी बेसिकली हमारे एनिमल्स ही हैं, और जो वर्टिब्रेट्स हैं ये भी क्या है, ये भी हमारे एनिमल्स हैं। लेकिन आपसे ना कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। तो भाई इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम परसेंटेज मिलता है वो किसका मिलता है, वो हमारे इंसेक्ट्स का मिलता है। आपको पता होना चाहिए 70% जो है हमारे पास इंसेक्ट्स प्रेजेंट है आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। देन आपके पास मोलस्क, क्रस्टेशियंस और दूसरे एनिमल्स मिलते हैं। तो इंसेक्ट्स का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं है, इंसेक्ट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। अगर हम यहां पर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा हमारी फिशेज मिलती हैं। क्या मिलती हैं, फिशेज मिलती हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेज हैं और इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, हमारे पास इंसेक्ट्स प्रेजेंट है। देन डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है प्लांट्स के बारे में, तो आपको प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइकेंस आपके पास बहुत ही कम है। एल्गी और एंजियोस्पर्म में एक बार पूछा गया था कि एल्गी ज्यादा होती है या एंजियोस्पर्म्स, तो एल्गी का प्रोपोर्शन बहुत कम है, एंजियोस्पर्म्स का पोर्शन ज्यादा है। फिर आपकी मोसेस और फर्न्स जो है ये बहुत कम है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कौन सा ग्रुप कौन सी कैटेगरी में ज्यादा मिलता है। तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में फिशेस ज्यादा हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कौन ज्यादा है, इंसेक्ट्स। ये एक छोटा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में जो आपको नॉलेज देता है, ठीक है। देन एस्पिरेंट्स आप लोगों से पूछा जाता है एक छोटा सा यहां पर फॉर्मूला, दैट इज स्पीशीज एरिया कर्व। नाम सुना है कभी आपने, स्पीशीज एरिया कर्व के बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। स्पीशीज एरिया कर्व क्या होता है, स्पीशीज एरिया कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे आप अपना एक्सप्लोरिंग एरिया बढ़ाओगे, यानी पहले सपोज आप 5 किलोमीटर स्क्वायर में एक्सप्लोर कर रहे थे, अब आपने 10 किलोमीटर स्क्वायर में एक्सप्लोर किया, तो जाहिर सी बात है जब आपका एरिया छोटा था तो आपको डाइवर्सिटी कम मिली होगी। जब आपने एरिया अपना बड़ा कर लिया, 10 किलोमीटर स्क्वायर कर लिया, तो आपको डाइवर्सिटी भी ज्यादा देखने के लिए मिली होगी। आप एक जंगल में जाते हो, आप शुरू के 1 किलोमीटर स्क्वायर चल रहे हो, तो 1 किलोमीटर में जो डाइवर्सिटी मिली है वो कम होगी। आप आगे 3 किलोमीटर स्क्वायर और जा रहे हो तो आपको नए नए तरीके के प्लांट्स, नए नए तरीके के जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से जनरली होता क्या है, जैसे जैसे हमारा यहां पर एरिया बढ़ता है वैसे वैसे हमारी स्पीशीज की जो रिचनेस है, यानी कि डिफरेंट टाइप का स्पीशीज का मिलना, हमारा स्पीशीज का जो रिचनेस है वो भी हमारा बढ़ता है। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, हम यहां पर बोलते हैं कि भाई स्पीशीज रिचनेस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई कि स्पीशीज रिचनेस हमारा एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है जब आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लिखना पड़ता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट ऐड होते हैं वो होते हैं आपके सी और जेड, ठीक है। सी और जेड आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। अल्टीमेटली आपको यहां से यही सीखना है कि हमारा जो स्पीशीज रिचनेस है क्या है जी, हमारा जो स्पीशीज रिचनेस है वो स्पीशीज रिचनेस अल्टीमेटली एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मुझसे यहां पर ग्राफ बनवा दिया जाए कि आप यहां पर ग्राफ बना दीजिए, एक तरफ आपका एरिया लिखा हुआ है और एक तरफ आपका क्या लिखा हुआ है भाई, स्पीशीज का रिचनेस लिखा हुआ है, तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा। आप बोलोगे इन जनरल अगर हमारा एरिया जो है, अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है
तो हमारा स्पीशीज रिचनेस भी क्या करेगा, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगा। तो जल्दी से बताइए भाई कैसा ग्राफ आप लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। सब बच्चों का मुझे मैसेज चाहिए भाई, सब बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि अगर आपसे यहां पर स्पीशीज और एरिया के बीच में ग्राफ ड्रॉ करवाया जाए तो क्या आप यहां पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या आप किसी और तरीके का ग्राफ यहां पर बनाएंगे। भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है, जब आप 5 किलोमीटर स्क्वायर गए, फिर आप 10 किलोमीटर स्क्वायर गए, फिर आप 15 किलोमीटर स्क्वायर गए, एक टाइम ऐसा आता है कि डाइवर्सिटी जो है ना वो वापस पुरानी वाली रिपीट होने चली जाती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा आगे जाएंगे जरूरी नहीं है आपको हर स्टेप पर नई डाइवर्सिटी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारा एरिया बढ़ता है तो डाइवर्सिटी रिचनेस बहुत बढ़ती है, लेकिन उसके बाद ये जो बढ़ने की स्पीड है ये हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि स्पीशीज का रिपीटिशन आ जाता है। कि अच्छा जब हम जिम कॉर्बेट जाते हैं तो देखते हो ना, अरे डियर तो हमने पहले ही देखा था, अरे वल्चर तो हमने पीछे भी देखा था, यानी डाइवर्सिटी जो है वो क्या करने लग जाती है, डाइवर्सिटी हमारी यहां पर रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। और इसीलिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि स्टार्टिंग में डाइवर्सिटी बहुत बढ़ती है, उसके बाद उसकी बढ़ने की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ने की स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। तो ये हमारा स्पीशीज और एरिया के बीच में ग्राफ होता है कि अगर हम स्पीशीज रिचनेस को और एरिया को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि यहां पर जो हमारा यहां पर C प्रेजेंट है और जो Z प्रेजेंट है, ये दोनों भले ही कांस्टेंट है, लेकिन ये किस चीज के लिए यहां पर डिनोट किए जाते हैं बेटा, तो जरा ध्यान से देखते हैं। C जो होता है कांस्टेंट होता है, जो इस बात पे डिसाइड होता है कि आप किस टाइप की स्पीशीज की स्टडी कर रहे हो, और Z जो होता है वो किसका कांस्टेंट होता है कि आपकी जो स्पीशीज है वो किस तरीके के हैबिटेट में रहती है। ठीक है, तो चाहे हमारा C हो चाहे हमारा Z हो, ये दोनों कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। जनरली जो हमारा Z होता है इसकी जो रेंज होती है वो 0.2 से लेके 0.4 तक होती है कि आप किस हैबिटेट में स्पीशीज को पढ़ रहे हो और किस तरीके की स्पीशीज पढ़ रहे हो, इस बेसिस पर आपका यहां पर क्या होता है, आपका यहां पर C और Z कांस्टेंट निकाला जाता है। और कई बार हम लोग इसको लॉग की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। तो लॉग की टर्म्स में कैसे निकालोगे, देखो आपका इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू CA की पावर Z। आपको पता है जब आप लॉग अप्लाई करते हो तो आपका जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में हो जाता है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, C और A क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर C और A किस में चले जाएंगे, प्लस में। और जब लॉग आता है तो जो पावर होती है वो बेस में आ जाती है, पावर किसके पास है, A के पास। तो जब हम यहां पर A को लिखेंगे तो Z कहां पर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो ये हमारी लॉग वाली इक्वेशन होती है स्पीशीज एरिया कर्व के लिए। और अगर आपसे लॉग का ग्राफ पूछ लिया जाए कि मैं यहां पर नॉर्मल एरिया या नॉर्मल स्पीशीज रिचनेस प्लॉट नहीं कर रहा हूं, हम तो यहां पर लॉग को प्लॉट करना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ लिखना चाहते हैं log A और दूसरी तरफ लिखना चाहते हैं आपका log S। तो आपको पता होता है कि जब log में कोई इक्वेशन होती है और दोनों फैक्टर की पावर 1 होती है, S के ऊपर कुछ नहीं है यानी कि 1, A के ऊपर कुछ नहीं है यानी कि 1, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है भाई, हमारा ग्राफ यहां पर स्ट्रेट लाइन का आता है। तो अगर log की टर्म्स में ग्राफ आएगा तो आप स्ट्रेट लाइन बताएंगे, अदरवाइज आप इसको इस शेप में बताएंगे। तो ये एनसीईआरटी के 2 टॉपिक थे जो आपके पेपर में सीयूईटी पीजी पर आते हैं। पहला आपका यहां पर आपके डायग्राम्स कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से मेंबर्स ज्यादा मिलते हैं, कौन से कम मिलते हैं, और दूसरा आपका स्पीशीज एरिया कर्व, क्या जी, स्पीशीज एरिया कर्व। अब हम यहां पर पूरा प्रॉपर अपना लर्निंग पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में बेसिक देखा था कि हमारे पास जब हम एक्स सिटू या इन सिटू क्या करते हैं भाई, एक्स सिटू या इन सिटू हम लोग चीजों को कंजर्व करते हैं, तो वहां पर हम अलग अलग टाइप के एरियाज या बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं आपके कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज में। ठीक है, अब हम उन स्ट्रेटजीज के जो एग्जांपल हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं। आपने कभी वेटलैंड्स का नाम सुना है, क्या होती है वेटलैंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी जमीन जो गीली है, वेटलैंड्स। ठीक है, तो अब डिटेल में हमारे पास एग्जांपल्स के साथ जो टॉपिक यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपके यहां पर इन सिटू और एक्स सिटू स्ट्रेटजीज के स्टैंडर्ड एग्जांपल। वहां क्या मिलता है, पहले कौन सा बना था, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन कौन से कन्वेंशंस चलते हैं, इन सब के बारे में बेटा जी अब हम क्या करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। राइट,
चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। तो वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है? वेटलैंड्स का मतलब मेरे पास यहां पर इस तरीके से कोई भी लैंड प्रेजेंट है, जमीन प्रेजेंट है, और उस जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ऐसी जमीन जिसके ऊपर पानी भरा रहता है, वाटर लॉग्ड, जिसके ऊपर पानी भरा रहता है, उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। ये पानी जो होता है ये कई बार टेम्परेरी भरा होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन में बाढ़ आ गई या ज्यादा बारिश आ गई तो पानी भर गया, और या फिर ये परमानेंट भी होता है। जैसे कि जो लेक्स वगैरह मिलती हैं उनका पानी तो परमानेंट ही होता है ना, वो सूखता थोड़ी है। तो जनरली जो वेटलैंड्स होती हैं ये गीली जमीन होती है। आपके जो वेटलैंड्स होती हैं, राइस के खेत देखे, पैडी फील्ड्स, वहां पर भी कभी चले जाओ हमेशा पानी भरा रहता है, तो वो भी आपका वेटलैंड्स के एग्जांपल में ही आता है। तो वेटलैंड्स का जो पानी होता है, जो भरा हुआ होता है, वो टेम्परेरी लेवल पर भी हो सकता है और वो आपके परमानेंट लेवल पर भी भरा हुआ हो सकता है। तो हमें ये जो वेटलैंड्स हैं इसमें बहुत यूनिक टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, और इसीलिए हमारा रामसर कन्वेंशन आया था। रामसर कन्वेंशन जो था वो इसीलिए आया था कि जो वेटलैंड्स हैं इसका यूज सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, ताकि वेटलैंड्स पर जो बायोडाइवर्सिटी ग्रो होती है वो आपकी यहां पर खराब ना हो। और रामसर कन्वेंशन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। आई होप आप सबने पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करे होंगे। सॉल्व नहीं करे हैं तो वेद प्रेप की वेबसाइट पर या आप अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी जा सकते हो और लिख सकते हो वेद प्रेप सीयूईटी पीजी, वेद प्रेप सीयूईटी पीजी जूलॉजी गोल बुक। बेसिकली ये जो गोल की बुक है ना, ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है आपकी गोल की बुक। तो आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वेद प्रेप स्टोर सब पर अवेलेबल है, और यहां से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सीयूईटी पीजी करने जा रहे हो, पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, अब हम वेटलैंड्स के बारे में देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द रामसर कन्वेंशन, ईयर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये 1971 में आया था, और इसने क्या बोला था? इसने बोला था यहां पर किसके कॉन्जर्वेशन के बारे में? वेटलैंड्स के कॉन्जर्वेशन के बारे में, कि वेटलैंड का जो यूज होना चाहिए ना वो तरीके से सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। हम वेटलैंड्स को खराब नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी पर इंपैक्ट पहुंचेगा। तो ये जो हमारा कन्वेंशन था, इसको कहां साइन किया गया था? इसको रामसर ईरान में साइन किया गया था, इसीलिए उसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और हमेशा 2 फेब को, आने वाली है ना 2 फेब को, यहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? जरा देख लेते हैं। तो कह रहा है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट of Ramsar wetlands where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occurring as a result of technological development or pollution। कह रहे हैं हमने यहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिसमें जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं वो किस हिसाब से बदली हैं या बदल रही हैं या फ्यूचर में बदल सकती हैं, इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है ये किस चीज के ऊपर बना था? तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड हमारा वेटलैंड का रिकॉर्ड है। इसमें जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं जो रामसर कन्वेंशन में मेंशन की गई थी उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और अगर हम यहां पर बात बताएं भाई, क्या कह रहा है भाई? ये देखो कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। कह रहा है अगर हम करंट में इंडिया का जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, अगर हम इंडिया की साइट्स देखें इस रिकॉर्ड में, तो क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है राजस्थान में एक पार्क था, कियोलेडियो नेशनल पार्क, और मणिपुर जो है वहां पर एक पार्क था, लोकटक लेक, ठीक है। तो कह रहा है यहां पर ये हमारे रिकॉर्ड में मेंशन है, और यहां पर हमने चिलिका लेक को भी रीस्टोर कर लिया है भाई, ठीक है। चिलिका लेक को भी हमने यहां पर क्या कर लिया है? रीस्टोर कर लिया है। तो चलिए भाई, अब हमें यहां पर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वेटलैंड्स के एग्जांपल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम्पल। यहां से आप लोगों का बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा वेटलैंड किस चीज के लिए फेमस है और कहां पर लोकेटेड है। बहुत 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 ही यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। आपके सिलेबस में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अलग से मेंशन किया हुआ है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का पार्ट है, तुम्हें पढ़ने से मतलब है।
तुम्हें ये देखने से मतलब है कि मैम अलग पढ़ा रही है, या ये देखने से मतलब है कि मैम पढ़ा रही है हमारा टॉपिक? भाई इकोलॉजी के साथ कंटिन्यू में पढ़ लो या अलग से हेडिंग डाल लो, कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो ऐसे फालतू की बातें मत पूछा करो कभी भी। चलो भाई इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो। अगर हम लोकटक लेक की बात करें तो लोकटक लेक जो है, सांबर लेक का क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। लोकटक लेक हमारी मणिपुर में लोकेटेड है और यहां पर सांगाई डियर मिलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि सांगाई डियर कहां फेमस होते हैं, तो ये लोकटक लेक में फेमस है और ये आपका फ्लोटिंग आइलैंड में है। ठीक है, चलो भाई इधर देखो। अब अगर हम बात करें यहां पर चिलिका लेक की, तो चिलिका लेक जो है ये आपका ओडिशा में है। क्या है? ओडिशा में है। और यहां पर आपको डॉल्फिन्स देखने के लिए मिलती है, इरावेडी डॉल्फिन्स देखने के लिए मिलती है। और जो सबसे बड़ा वाटर लेगून है जिसमें ब्रैकिश वाटर है, यानी कि समुद्र का और नदी का पानी जो मिलता है वो पानी ब्रैकिश वाटर कहलाता है, वो यहां पर सबसे बड़ा वाटर लेगून देखने के लिए मिलता है। देन आपका वेम, क्या लिखा हुआ है भाई, वेम्बेंडेंट लोकोल जो है ये हमारा यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। ये इसकी स्पेशलिटी है भाई कि ये हमारी केरल जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है इसके पास। आप लोग शायद घूमने भी जाते हो भाई, ये टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा खासा लिखा भी हुआ है कि लॉन्गेस्ट लेक है हमारी इंडिया में, ये भी हमारा वेटलैंड में आती है। देन सांभर लेक के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। सांभर लेक हमारी कहां प्रेजेंट है? राजस्थान में प्रेजेंट है भाई। कहां प्रेजेंट है? राजस्थान में। और सबसे ज्यादा सॉल्ट जो लेक है सबसे बड़ी, वो हमारी सांभर लेक ही है। इसका नाम सांभर इसी उससे पड़ा था। ठीक है, तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यहां पर सॉल्ट लेक कौन है? सांभर लेक। देन ओडिशा में हमारा भिटारकनिका प्रेजेंट है। यहां पर आपके क्या मिलते हैं भाई? जो सॉल्ट वाटर में क्रोकोडाइल्स रहते हैं वो ज्यादा मिलते हैं और टर्टल्स यहां पर ज्यादा मिलते हैं। और ये टर्टल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। चलो भाई, देन हमारा डीपोर बील प्रेजेंट है असम में, जहां पर हमें फिश की डाइवर्सिटी और उनको खाने वाले बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता दूं, यहां से आपका बहुत बार प्रीवियस ईयर बना हुआ है, सांबर लेक के ऊपर, संगाई डिनर के ऊपर, टर्टल्स के ऊपर और ये लॉन्गेस्ट लेक वाले के ऊपर। यहां से जब DU BHU अपने अलग अलग एंट्रेंस लेता था तब इनके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे और रिसेंट ईयर में भी आपको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वेटलैंड्स हैं, किस स्टेट में हैं और कहां उनके पास क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो बताया गया है कि कौन किसके लिए फेमस है। ठीक है, चलिए भाई अब हम यहां पर बात करते हैं इंडिया के वेटलैंड्स की। और इन वेटलैंड्स को खतरा क्या है भाई? इंडिया में ये जो वेटलैंड्स हैं इनको क्या खतरा है? वेटलैंड्स के खतरों के बारे में और उनके करंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं भाई। तो हमारे पास कितनी रामसर साइट्स हैं? रामसर साइट्स मतलब वेटलैंड्स हमारे पास कितनी है? तो हमारे पास टोटल भाई 85 रामसर साइट्स हैं जो भी रिसेंट ईयर में हमने ज्यादा एक्सपेंड की है भाई। पहले इतनी नहीं थी, अब हाल फिलहाल में हमने ज्यादा एक्सपेंड की है। तमिलनाडु का नंबर सबसे ज्यादा है, यहां पर 16, और फिर यूपी में हमारे पास 10 वेटलैंड्स प्रेजेंट है। सबसे बड़ा वेटलैंड इंडिया का सुंदरबन में है भाई, वेस्ट बंगाल सुंदरबन। ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड है वहां पर। और सबसे छोटा हमारा हिमाचल प्रदेश रेणुका वेटलैंड। और पहला जो हमारा रामसर साइट था इंडिया का वो कौन था भाई? वो हमारा चिलिका लेक ओडिशा था और हमारा कियोलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान था 1981 में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन था भाई आपका यहां पर वेटलैंड। खतरा क्या है? यूट्रोफिकेशन पढ़ाया हुआ है मैंने आपको इकोलॉजी में, यानी कि किसी भी एक्वेटिक बॉडी, वाटर बॉडी का सूख जाना, चाहे नेचुरल रीजन से चाहे आर्टिफिशियल ह्यूमन मैन मेड एक्टिविटी से। तो यूट्रोफिकेशन जहां पर नाइट्रोजन फोस्फोरस का जो अमाउंट है ये वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा बढ़ता है, फिर एल्गल ब्लूम होता है, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ब्रायोटेरिडो एंड देन जिम्नो एनजियो ग्रो कर जाते हैं और नदी या तालाब या लेक पूरा सूख जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है? वेटलैंड्स का खतरा होता है। आपने वाटर हियासिंथ का नाम सुना होगा। वाटर हियासिंथ यानी कि एक इन्वेजिव स्पीशीज को अगर आप गलती से या इंटेंशनली किसी वेटलैंड में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो अल्टीमेटली आपकी लोकल डाइवर्सिटी को खराब करके आपके पूरे इकोसिस्टम को खराब कर सकती है। तो इन्वेजिव स्पीशीज जैसे कि वाटर हियासिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया था क्योंकि इसने बंगाल की जो एक्वेटिक बॉडीज हैं उसके ऊपर पूरा इस तरीके से ग्रोथ कर ली थी, तो अंदर की जो मछलियां थी
उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी और बंगाल में मछलियों के बिना क्या आ जाएगा, टेरर आ जाएगा, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया था। ठीक है, देन एग्रीकल्चर के लिए और आप यहां पर अर्बन कंस्ट्रक्शंस के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हैं उससे अल्टीमेटली हमारे वेटलैंड्स खराब होती हैं। सोइल इरोजन जब होता है तो हमारी वेटलैंड्स जो है वो खराब होती हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम वेटलैंड्स के यहां पर टाइप पढ़ने जा रहे हैं और यहां से आपका क्वेश्चन ईस्टुअरी के ऊपर आता है। सुना हुआ है ना आपने ईस्टुअरीज के बारे में, यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपको पता है ईस्टुअरी इज अ टाइप ऑफ इकोटोन। इकोटोन मतलब जहां पर एक कम्युनिटी खत्म हो रही है दूसरी शुरू हो रही है, उसका ओवरलैपिंग ट्रांजिशन जोन। तो बेसिकली ईस्टुअरी का मतलब क्या होता है, जब फ्रेश वाटर मिलता है मेराइन वाटर से, यानी नदी मिल रही है समुद्र से, तो जहां पर दोनों आपस में मिल रहे हैं उस पानी को, वो पानी ब्रैकिश वाटर होता है और उस एरिया को ईस्टुअरी कहते हैं। तो ईस्टुअरी इज एन एग्जांपल ऑफ योर इकोटोन। ठीक है, तो यहां पर वेटलैंड्स जो होती हैं वो आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होता है मार्शेस। मार्शेस में क्या होता है, हमारे पास जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, छोटी छोटी घास वगैरह जो होती है ना, ये ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है किसी गीली जमीन पर। देन हमारे पास स्वेम्स आते हैं। स्वेम्स जैसे कि आपने सुंदरबन सुना होगा, सुंदरबन बेसिकली मैंग्रोव ट्रीज के लिए फेमस हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली आपके वुडी प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स ज्यादा मिलते हैं। फिर हमारी बोग्स आती हैं। बोग्स अल्टीमेटली कोल्डर क्लाइमेट में मिलती है और यहां पर पीट ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ये एसिडिक नेचर की होती हैं। फिर आपकी यहां पर ईस्टुअरीज आ गई। क्या आ गई, ईस्टुअरीज। ऐसे ही जो फेंस होती हैं वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल होती है, वो भी हमारा वेटलैंड्स का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, चलो भाई, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। इसका डेटा भी आपके पास होना चाहिए, यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जांपल्स, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे पुरानी कौन है, ये सारी बातें हमें यहां पर पता होनी चाहिए। हाँ देखो, बच्चे बता भी रहे हैं कि BHU का 2016 का यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है उसको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना अच्छे से आता है। और मैं बार बार कह रही हूं, CUET PG वाले बच्चे अगर हमारी गोल और स्प्रिंट सॉल्व करके जा रहे हैं ना, तो उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। गोल और स्प्रिंट कर लो और आप यहां पर सिंपल तरीके से CPL में जो वन शॉट चल रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर भी, CPL के वन शॉट अपना क्या करो, देख लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बुक्स आपकी अवेलेबल हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी। फिर भी आप लोग नहीं ऑर्डर कर पा रहे हो तो आप इस नंबर पर हेल्प ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा आपको कि पेपर आता कैसे है। ठीक है, और 90 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं तो स्पीड बरकरार रखनी जरूरी है। चलो भाई, तो सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है भाई, बच्चा बच्चा जानता है, कच्छ, गुजरात में सबसे लार्जेस्ट हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे छोटी हमारी अंडमान और निकोबार में प्रेजेंट है या महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। देन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी कहां पर है, तमिलनाडु में, 1940 में बनी थी। और पहला जो टाइगर रिजर्व, जहां पर हमने सोचा था कि टाइगर को बचाया जाएगा, वो हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहां बनाया था भाई, वो हमने उत्तराखंड में बनाया था। ठीक है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर को यहां पर क्या करवाता है, इनिशिएट करवाता है। चलो भाई, अब हम यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जांपल पढ़ लेते हैं और बता रही हूं मैं वापस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार यहां से आपका आया हुआ है। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में लोकेटेड है और ये एशियाटिक लायन के लिए भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये अकेला यहां पर ऐसा पूरी दुनिया में हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यहां पर नेचुरल हैबिटेट में एशियाटिक लायन को बचाता है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एशियाटिक लायन वाला। वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ था आपसे कि वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस को कहां पर हम लोग कंजर्वेशन के लिए रखते हैं, तो भाई ये हमारा असम के काजीरंगा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरल में है, यहां पर एलिफेंट और टाइगर्स को कंजर्व करते हैं। भरतपुर में, राजस्थान में माइग्रेटरी बर्ड्स को हम लोग, स्पेशली साइबेरियन क्रेन जो है उसको हम लोग यहां पर कंजर्व करते हैं। डेचिगेम सेंचुरी जम्मू कश्मीर, गए भी होंगे आप लोग यहां पर, मैं भी गई हुई हूं उसमें, यहां पर हंगूल को हम लोग कंजर्व करते हैं। चिलिका लेक सेंचुरी ओडिशा, यहां पर वाटर फाउल और डॉल्फिन्स को करते
करते हैं, कच्छ डेजर्ट जो है वहां पर हम ग्रेट फ्लेमिंगो लार्जेस्ट ब्रीडिंग जो ग्राउंड पे करते हैं भाई, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं। और इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो भाई हमारी यहाँ पर क्या है, गुजरात में है। कहां पर है भाई, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर हम खुर जो है, खुर नाम के जानवर को क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर वो करते हैं, कंजर्व करते हैं। अब हम नेशनल पार्क्स का डेटा याद करते हैं। इन सब के बारे में बेसिक चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, इसीलिए बस डिटेल वर्जन बता रही हूं। नेशनल पार्क हमारा सबसे पहले आपका उत्तराखंड में बना था, नैनीताल में, जिसको आप हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, या इसको आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा आपका यहाँ पर जो कि स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पहला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फ्लोटिंग भी पूछा जाता है आपसे फ्लोटिंग नेचुरल वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन फ्लोटिंग का, कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो मणिपुर में आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है भाई, और ये आपके संगाई के लिए फेमस है, ठीक है। चलो भाई, और यहां पर आपको फ्लोटिंग फुमडीज देखने के लिए मिलती हैं भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई, जरा देख लेते हैं। कह रहा है यहां पर कि पहला मेराइन नेशनल पार्क हमारा कहां बना था, गुल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में। मेराइन नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क। अब हमें बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए भाई, और आप डिटेल देख लो। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर गुजरात में है, डेचिगम जम्मू कश्मीर में है, ये राजस्थान में है, साइलेंट वैली केरल में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, कुन्नू मध्य प्रदेश में है, राइमोना एंड डिहिंग जो है आपका असम में है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब हम लोग यहां पर डेटा याद करते हैं बॉटनिकल गार्डन का और जूलॉजिकल गार्डन का, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जैसे कि न्यू दिल्ली में आपका नेशनल जूलॉजिकल क्या है भाई, पार्क है। आपका यहाँ पर ओडिशा में भी नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। फिर आपका यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में भी है, कर्नाटक में भी है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में भी है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, मैं गई थी इसमें घूमने, जब गई थी, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ देखने के लिए मिलता नहीं है सच। बॉटनिकल गार्डन्स जहां पर हमने प्लांट्स को बचाया हुआ है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन इतना ज्यादा नहीं आते, इनसे भी ज्यादा आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे भी ज्यादा। ये मतलब बहुत ट्रेंडिंग है, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, ईयर भी पूछ लेते हैं आपसे, कब बना था और वो कहां पर लोकेटेड है, ये आपको बात पता होनी चाहिए भाई। तो जरा यहां पर देख लेते हैं, नीलगिरी आपका सबसे पुराना है, नीलगिरी आपका ये ईयर वाइज ही अरेंज है, तो नीलगिरी आपका सबसे ओल्डेस्ट है, जो जनरली आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है। देन नंदा देवी के बारे में जानते हैं, उत्तराखंड में नंदा देवी देखने के लिए मिलता है। नॉरकेक हमारा मेघालय में है, मानस हमारा असम में है, सुंदरबन तो आप इतनी बार पढ़ चुके हो, कहां है भाई, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। फिर गुल्फ ऑफ मन्नार कहां है भाई, गुल्फ ऑफ मन्नार आपका यहां पर प्रेजेंट है तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार कहां मिलेगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। सिमिलीपल के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ओडिशा में मिलता है। ये देहांग डिब्रू सबके ऊपर क्वेश्चन आया है, डिब्रू वाला असम में मिलता है, देहांग वाला अरुणाचल प्रदेश में। पचमढ़ी आपका घूमने जाते होंगे, मैं भी गई थी अपने बीएससी में एजुकेशनल ट्रिप पर, मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। फिर ठीक है, इस तरीके से आपको सिक्किम में कौन सा मिल रहा है, आपका केरल में कौन सा मिल रहा है, ये सब आपको पता होने चाहिए। कच्छ आपका गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये शीशांचलम के बारे में भी पूछा गया था, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पन्ना कहां प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और देखो ये लर्निंग है, आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। बस इस पीडीएफ को, इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, और एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस नॉलेज को भी याद कर लेते हो ना, रोज 10 मिनट के लिए भी आंखों से निकाल लेते हो, तो एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं आप टिक कर आते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया था, एक बार तो ईयर वाइज आया था, कि ईयर वाइज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, यानी सबसे पुराना कौन है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये लिस्ट आपकी ईयर वाइज ही बनी हुई है, इसको आप एज इट इज सीरीज में याद कर सकते हैं, और कौन सा कहां लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहां पर बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया आते हैं। कौन आते हैं भाई, बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया आते हैं भाई। यस यस यस, हम लोगों के कॉलेज वाले कहीं नहीं लेके जाते हैं, तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें कहीं नहीं लेके जाते हैं भाई, ठीक है ठीक है
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी जगह से पढ़ाई करो, थोड़ा अच्छी, तभी तभी तो तुम एंट्रेंस दे रहे हो। थोड़े अच्छे कॉलेज में जाओगे तो एजुकेशनल ट्रिप्स तुम्हें लेके जाया जाता है। मैं तो देखो डीयू से पढ़ी हुई हूं तो मुझे पता है एजुकेशनल ट्रिप्स जाते हैं। मतलब अब कोविड के बाद से नहीं लेके जाते होंगे तो मुझे पता नहीं, बट मैं तो अपने बीएससी एमएससी में डीयू में बहुत बार एजुकेशनल ट्रिप्स पे गई हुई हूँ। ठीक है, चलो भाई, यस, चलें आगे। हाँ, लोकेशन और नाम याद करना होगा भाई। बाकी देखो अगला सेशन मैं प्रीवियस ईयर का लेके आऊंगी तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आसान थे, मैंने बोला ही था कि जो तीसरा लेक्चर आएगा ना वो प्रॉपर लर्निंग होगा। और आपको अगर नंबर निकालना है, कहने को बायोडाइवर्सिटी 3 ही लेक्चर का यूनिट है, 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसको याद करना बहुत बड़ी महाभारत है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर इसको नजर से निकालोगे ना तो चीजें अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, मैं बायोडाइवर्सिटी इसीलिए एंड में पढ़ाती हूं क्योंकि जो लर्निंग डेटा होता है वो बच्चों को बाद में ही मिलना चाहिए, ताकि वो एंड में इसको ताजा ताजा पढ़ें, रिवाइज करें और पेपर तक याद रख के सॉल्व कर लें। अगर ये सब चीजें मैं तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाती तो कोई फायदा ही नहीं होता, तुम भूल चुके होते अब तक। ठीक है, तो इसीलिए लर्निंग पोर्शन मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं उसको एकदम बाद में एंड में कराऊं, ताकि बच्चे 1 महीने में जो रिवीजन करते हैं तो बार बार इसको याद करें, रिकॉल करें और पेपर दे आए फिर मार्च में। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम सामने देखते हैं, अब हम यहां पर सामने देखते हैं एस्पिरेंट्स, सभी का फोकस सामने होना चाहिए। हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं आपके बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बायोजोग्राफिक जोन्स हैं उनके बारे में वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो भाई इधर देखो, हमारे पास प्रेजेंट है ट्रांस हिमालय। क्या प्रेजेंट है? ट्रांस हिमालय। कहां प्रेजेंट है? तो भाई ट्रांस हिमालय का ये वाला पोर्शन लद्दाख के माउंटेन्स में और लद्दाख के प्लेट्यू में प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर कौन कौन से बायोम मिलते हैं? यहां तुंद्रा वैली, लेक्स और मार्शेस मिलती हैं। यहां वाइल्ड लाइफ कौन सी मिलती है? चिरू, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऐसी क्रेन जिसकी गर्दन कैसी है? काली कलर की। और यहां पर हिमालयन पिट वाइपर, इनके लिए ये फेमस है। ठीक है, देन हमारे पास दी ग्रेट हिमालयाज आते हैं, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और सेंट्रल हिमालय को कवर करते हैं, साथ ही साथ ईस्टर्न हिमालय को। बायोम्स, जितने भी एल्पाइंस हैं, एल्पाइंस पता है ना आपको, जहां बर्फबारी रहती है, जितने भी टेम्परेट कॉनिफर हैं या ब्रॉड लीफ या सब ट्रॉपिकल है, वो बायोम्स यहां देखने के लिए मिलते हैं। यहां रेड पांडा बहुत फेमस है, रेड पेंडा आपका, यहां रेड पेंडा और आपका आइबेक्स जो है इसको यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। देन आपके इंडियन डेजर्ट आ जाते हैं। इंडियन डेजर्ट पता ही आपको, थार और कल्च। यहां पर सॉल्ट वाली जो स्पीशीज होती हैं, जो सॉल्टी एरिया में रहती हैं, वो ज्यादा मिल सकती हैं। डेजर्ट में जो ग्रासेस ग्रो करती हैं, डेजर्ट ग्रासलैंड्स यहां देखने के लिए मिलते हैं। स्क्रबलैंड्स यहां देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आप डेजर्ट जो है उसमें क्या क्या देखते हो भाई? उसमें आप फ्लेमिंगो को, ब्लैक बक को और वाइल्ड एस को देखते हो। ब्लैक बक का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था आपसे एक बार। देन आपके सेमी एरिड ज्योग्राफिक रीजन्स आते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, गुजरात, रजवाना हो गया। यहां पर आपके स्क्रबलैंड्स, भर फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ड्राई डेसिडुअस और आपके हिल एंड थॉर्न फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। टाइगर, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, इनके लिए ये जो आपका रीजन है ज्यादा फेमस है। वेस्टर्न घाट्स, बच्चा बच्चा जानता है वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है भाई? यहां पर लायन टेल्ड मैकाओ और आपके यहां पर क्या मैलाबार, कैवेट और हॉर्नबिल और ड्रैको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का नाम आप सबने सुना होगा और आई थिंक आप लोग घूमने, आप में से बहुत लोग गए भी होंगे। देन आपका डेक्कन पेनिनसुला आता है, जो आपका यहां पर कहां किस चीज के लिए फेमस है? ये आपका स्वैम्प डियर के लिए, चिटल के लिए और एलिफेंट के लिए फेमस है। यहां पर वेटलैंड्स थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलो भाई। देन आपका गैंगेटिक प्लेन्स आते हैं। गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर आप किस किस को यहां पर कंजर्व करते हो? आप नील गाय को, नील गाय देखिए कभी तुमने? बहुत कम देखने के लिए मिलती है, इनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है। आपका गैंगेटिक डॉल्फिन और राइनो जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। देन आपके कोस्ट आते हैं, जहां पर आप टाइगर, डॉल्फिन, डुगोंग, इन सबको यहां पर बचाते हो। और यहां पर मैंग्रोव ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। मैंग्रोव के ऊपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था भाई, मैंग्रोव ट्रीज आपके यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भाई। देन डियर स्टूडेंट्स, अरे 2 और कहां गए? टोटल 10 थे। एक सेकेंड रुको भाई, एक सेकेंड रुको। वेयर इज माई फोन? मेरी पीपीटी इनकम्प्लीट लग रही है। टोटल 10 थे यहां पर। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड एस्पिरेंट्स,
दो और कहाँ गए भाई? नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं मिल रहा और आइलैंड्स नहीं मिल रहे। एक सेकंड भाई, लिख लेंगे उसको, मैं लिखवा देती हूँ, पीपीटी में रह गए हैं। 9th नंबर पर हमारा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रेजेंट है, ठीक है। अल्टीमेटली यहां पर हमने किसको बचाया हुआ है? पिग्मी होग को बचाया हुआ है भाई। पिग्मी होग को बचाया हुआ है। यहाँ पर गोल्डन कलर के जो लंगूर होते हैं भाई, उनको हमने बचाया हुआ है। और हमने यहाँ पर बचाया हुआ है आपके येलो बैग्ड सनबर्ड को। येलो बैग्ड सनबर्ड को यहां पर हमने बचाया हुआ है। देन 10th नंबर पर हमारी आती है आइलैंड्स। क्या आती है भाई? आइलैंड्स। आइलैंड्स में आपका क्या है भाई? अंडमान और निकोबार जो है वो यहां पर आता है। और इसमें हम किस किस को बचाते हैं? इसमें हम डॉल्फिन को बचा रहे हैं, इसमें हम हॉर्नबिल को बचा रहे हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पर टर्टल्स को बचा रहे हैं भाई। किसको बचा रहे हैं? टर्टल्स को बचा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया में, कहां पर किसको बचाया जाता है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंडेंजर्ड कौन होता है, रिसेंटली कौन आया, ये क्या हुआ। देखो, बायोडाइवर्सिटी कभी 100% याद नहीं की जा सकती है, एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ये इतनी भी आप याद कर लोगे तो बहुत है। तो मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 आराम से कर लोगे, 3 आप आराम से कर लोगे। 2 क्वेश्चन का यहां पर इधर से उधर रहता है, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जूलॉजी में जो बच्चा टॉप करता है 210 212 इतने पे ही करता है। यानी मान के चलो ये अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें टीचर कहता है कि हाँ 75 में से 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। और कोई यूनिट ऐसी नहीं होती, लेकिन ये अकेली ऐसी यूनिट है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आए दिन चीजें ऐड ऑन हो रही है, हर बच्चा याद नहीं कर सकता। तो इतना तो नंबर जाता भी नहीं है किसी का। जो टॉपर होता है उसका 210 212 इतना ही नंबर जाता है, ठीक है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी इतनी भी पढ़ लोगे तो आपके 5 में से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 बचेंगे, छोड़ देना। यानी कि आप सोच लेना मुझे 73 क्वेश्चंस करने हैं, यहां पर रहता है खेल 2 क्वेश्चन का इधर उधर का, क्योंकि डेटा याद नहीं कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस का आएगा जिसमें हम पीवाईक्यूज और न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है एस्पिरेंट्स।